जानता हूँ सबका। और जो विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये व्यवस्था बाहर देख के मुझे लगा कि आपको आईपीएस की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो पहले से वो सारी ट्रेनिंग अपने अंदर लेके बैठे हैं। इसे आईपीएस की भाषा बंदोबस्त कहते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना, सुरक्षा से लेकर हर चीज़ को ठीक से देखना, तो ये सब तो आप लोग पहले से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी बड़ी चुनौती के सामने आपको परेशानी आने वाली है नहीं। शुरुआत में जो आपने कविता का जिक्र किया, संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। श्रीकांत वर्मा हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए। 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हुई अमेरिका में कैंसर से लड़ते हुए। और जो सबसे अच्छी कविता वो लिख के गए, और मुझसे कोई पूछे कि मैं, क्योंकि साहित्य का व्यक्ति हूं और सैकड़ों कविताएं तो मुझे कम से कम याद होंगी ही, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कविताएं सुनने का, पढ़ने का, याद करने का। पर यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे अगर एक कविता चुननी हो जो सबसे गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित करती रही है, तो वो वही कविता है जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बच्चे ने की। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। और ये कविता कई ऐसे संदर्भों को लेकर आगे बढ़ती है, और हर संदर्भ में जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने मुझे जिस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है, वो विषय भाषा का विषय है। भाषा को लेकर मेरी राय का जिक्र परिचय में हुआ ही है। मैं ये मानता हूं कि हर भाषा आत्मा की भाषा नहीं होती है। भाषाओं के बहुत सारे काम होते हैं। अंग्रेजी भी मेरे लिए बड़ी प्रिय भाषा है, हिंदी प्रिय भाषा है, सारी भाषाएं प्रिय हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो किसी एक से प्रेम करने के लिए बाकी सबसे नफरत करना पसंद करता हूं। मैं सबसे प्रेम करना पसंद करता हूं, और उसमें हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो जो प्यार माँ से होता है वो हिंदी से है। ये कहने में मुझे दुनिया के किसी भी मंच पर ना संकोच है, ना झिझक है, ना कोई भय है। तो हिंदी मेरी माँ है, और माँ के मामले में न समझौते होते हैं, न चयन की सुविधाएं होती हैं, न चयन की जरूरत होती है। पर हिंदी मेरी माँ है का मतलब ये नहीं है कि तेलुगु मेरे दुश्मन है, या कि उर्दू मेरे दुश्मन है, या अंग्रेजी मेरे दुश्मन है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप भी एक ऐसा मिजाज लेकर आगे बढ़ें कि हम एक भाषा को सम्मान की निगाह से देखें और उसी तेवर से बाकी भाषाओं को अपमान की निगाह से देखें। ऐसा मैं बिल्कुल ना चाहता हूं। मैं तो नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी ना करे, आप भी ऐसा ना करें। संस्कृत मेरी परनानी है। संस्कृत की बेटियां अपभ्रंश हुई, प्राकृत हुई। उनकी बहुत सारी बेटियों में एक बेटी का मैं बच्चा हूं, उसका नाम हिंदी है। उसी अपभ्रंश प्राकृत की बहुत सारी बेटियों में मराठी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, बांग्ला भी है, असमिया भी है, ओडिया भी है। और उसी नानी के पड़ोस के परिवार की और जो बच्चियां हैं उनमें तेलुगु, तमिल और मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषाएं भी हैं। और इन नानी के समय में इन सब भाषाओं में बहुत अपनत्व था, बहुत सहयोग था। आज हम कितनी भी दूरी महसूस करें, हमारी नानी के ज़माने में इनमें बहुत लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ। और इसलिए जब आप मलयालम सीखेंगे या तमिल सीखेंगे तो आप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई बार संस्कृत के शब्द एज इट इज़ आपको उन भाषाओं में मिलते हैं, और आपको समझ में आता है कि एक पीढ़ी का अंतर नहीं है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कई पीढ़ी पीछे हमारी बड़ी गहरी दोस्ती रही है, ताल्लुकात रहे हैं। और इसलिए जब भाषा के प्रश्न पर मुझे कोई बोलने को कहता है, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अलग बात है कि आजकल हम इसको एक हल्का सवाल मान लेते हैं, पर मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्यों है। हिंदी दिवस के दिन एक परंपरा है कि हम आमतौर पर भावनात्मक मुहावरों से बात करते हैं। आज सुबह से मेरे पास 8-10 मैसेज आ चुके हैं जिन सब में एक वाक्य लिखा है कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। हर साल ये मैसेज आता है। अच्छा मैसेज है, पढ़ के अच्छा लगता है। पर मैं चाहता हूं कि हिंदी समाज हिंदी माथे की बिंदी से आगे बढ़कर कुछ और मुद्दों पर बात करे।
केवल उन भावनाओं में डूब के बात करना काफ़ी नहीं है, उससे कुछ आगे निकलना ज़रूरी है। मैं आपको दो कहानियों से बात शुरू करता हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। एक किताब जो पिछले 15-20 साल में दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक बनी, उसका नाम सेपियंस है, आपने शायद सुना होगा। मैं हिंदी के बच्चों से कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास अपना बनाएं। हिंदी के समाज से मुझे गंभीर शिकायत है कि हम लोग पढ़ते कम हैं, हम लोग भावनाओं में ज़्यादा बहते हैं, पढ़ने की आदत हमें कम है। और आज के ज़माने में जब दुनिया की हर अच्छी किताब हिंदी में भी उपलब्ध है तो हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन कम से कम पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से अच्छा कुछ नहीं है। एक किताब पढ़ने का मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन के 40-50 साल के निष्कर्षों को 3 दिन में समझ लेना, और आप 50 साल मैच्योर हो जाते हैं 3 दिन में केवल एक अच्छी किताब पढ़ लेने से। बहरहाल, सेपियंस किताब मानव जाति का इतिहास है। ये भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं है, मानव जाति का इतिहास है। माना जाता है कि 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, जहां ये पृथ्वी पहली बार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 450 करोड़ साल पहले पहली बार जीवन अस्तित्व में आया, अमीबा आया। उसके बाद लंबे समय तक खूब घटनाक्रम होते गए। हम कहीं नहीं थे उस समय। 3 लाख साल के आसपास पीछे जाएं तो एक परिवार पैदा हुआ जिसको होमो कहते हैं। होमो का मतलब हमारा परिवार। उस होमो परिवार में एक हम हैं, होमो सेपियंस, क्योंकि हम होमो परिवार में सेपियंस नाम की शाखा हैं। उस परिवार में और भी शाखाएं थी। निएंडरथल एक बहुत प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम सुना होगा, होमो इरेक्टस का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे वो जीव थे जो होमो सेपियंस के आमने सामने जिंदा थे और संघर्ष में थे। चुनौती ये थी कि अंत में इनमें से कौन जीतेगा। ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं था कि ये सारे साथ साथ चल सके। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि सब साथ साथ चले, पर इवोल्यूशन की हिस्ट्री में बहुत व्यावहारिक नहीं होता है। एक सवाल यह भी था कि होमो परिवार का कोई प्राणी क्या चिंपैंजी को, बंदर को, इन सबको हरा पाएगा, क्योंकि उस समय तक ये सारी स्पीशीज लगभग बराबर संघर्ष में चल रही थी। आज से 70,000 साल पहले तक ये सब यूं ही चल रहा था, और फिर एक घटना घटी। उस घटना को सेपियंस किताब के लेखक ने, जिनका नाम युवाल नोआ हरारी है, उन्होंने संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया, और ये घटना 40,000 साल तक चलती रही। और इस बात पर बड़ा गहरा विचार किया कि क्या वजह थी कि होमो सेपियंस जिंदा रहा, निएंडरथल मर गया। हम मानते हैं कि निएंडरथल वो है जो यूरोप की आज की जो स्पीशीज है उसका पूर्वज था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मर गया, इरेक्टस मर गया, और जितने परिवार के जंतु थे वो सब मर गए, और होमो सेपियंस इन सबसे कमजोर होने के बावजूद बच गया और इतना सफल भी हो गया। निएंडरथल के बारे में उसने लिखा कि अगर आमने सामने आ जाएं तो निएंडरथल होमो सेपियंस को मार मार के अधमरा कर सकता था, वो इतना ताकतवर था। उसके बाद भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? और तब आता है वो सिद्धांत जो आज की इस डिस्कशन की शुरुआत का बिंदु है। होमो सेपियंस इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास भाषा की क्षमता थी। भाषा की क्षमता बाकियों के पास भी थी, चिंपैंजी के पास भी है, बंदर के पास भी है, पर बंदरों पर खूब प्रयोग हुए। बंदर हो, अन्य स्पीशीज हो, तोता हमसे ज्यादा ध्वनियां बोल सकता है, हमसे ज्यादा। इसके बाद भी तोता सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाता है। चिंपैंजी की भाषा, बंदर की भाषा, निएंडरथल की भाषा सीमित भाषाएं थी। वो एक आवाज में पूरा एक वाक्य बोलते थे, और ऐसे प्रयोग आज भी होते हैं। अगर आप जंगलों की आवाजें सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज का मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे एक आवाज का मतलब है कि शेर आया,